हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेविल्स यूनाइटेड। तो कल यूनाइटेड और लेस्टर सिटी का मैच जो था वो मैच काफ़ी बोरिंग तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग मैच था पर स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा। 1-0 यूनाइटेड जीता। सांचो ने गोल किया, दूसरा गोल सीज़न का उसका। पहला गोल उसने लिवरपूल के ख़िलाफ़ किया था। अब वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है सांचो की गेम में कि वो बॉक्स के इर्द गिर्द नज़र आता है। पहले तो राइट विंग के साथ ही चिपका हुआ था या लेफ्ट विंग के साथ ही होता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन एरिक टेन हाग फिर से सेम टीम उसने फील्ड की, कोई चेंजेस नहीं थे। रोनाल्डो बेंच पे था, कैसेमीरो बेंच पे था। स्टार्टिंग 11 में हमारे पास थे डिगया गोल पे, मलासिया जो था वो लेफ्ट बैक, मार्टिनेज और वरान सेंटर बैक थे, टियागो डेलो राइट बैक। फिर हमारे पास जो नंबर 6 पोजीशन पे सबसे डीप मिडफील्डर था वो एरिक्सन था। अब ये थोड़ा सा चेंज एक लेके आया था एरिक टेन हाग। नॉर्मली मैकटोमिने नंबर 6 खेलता है और एरिक्सन जो है वो एक लिहाज से नंबर 8 होता है, लेकिन वो नंबर 6 को और उनको अपना फॉरवर्ड लाइन को कनेक्ट कर रहा था। लेकिन कल इस तरह नहीं था, वो सबसे डीप लाइन मिडफील्डर खेल रहा था और मैकटोमिने जो था वो बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा था। शायद मैकटोमिने की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी कल, क्योंकि हम सबको पता है कि वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, नंबर 6 नहीं है, जैसे कि कैसिमीरो है, एक डिस्ट्रॉयर है वो। मैकटोमिने वो नहीं है। तो कल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर फॉरवर्ड लाइन में हमारे पास लेफ्ट विंग पे सांचो खेल रहा था, रैशफोर्ड स्ट्राइकर खेल रहा था और एंथनी एलंगा राइट विंग खेल रहा था। अब प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस क्या थी? एंथनी एलंगा की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन थी। बॉल वो गेम में आ ही नहीं पा रहा था। बॉल आती थी उसके पास, वो या तो टैकल वगैरह पे उससे बॉल ले लेते थे या उसका पास ठीक नहीं होता था। तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी। एंथनी आएगा तो एंथनी उसको रिप्लेस करेगा, ये तो कंफर्म सी बात है। रैशफोर्ड रैशफोर्ड जो था वो एक स्पेसिफिक गेम खेल रहा था। वो शायद लेस्टर को कहीं ना कहीं समझ थी कि वो अपनी पेस की वजह से कोशिश करेगा कि पीछे भागना है उसने और उसको स्पेस में बॉल मिले और वो गोल पे भागे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। डायगनल बॉल्स को ब्रूनो दिए जा रहा था, एरिक्सन दिए जा रहा था, मैकटोमिने दिए जा रहा था, लेकिन या तो पासेस इनकम्प्लीट थे या होल्ड अप प्ले रैशफोर्ड का उतना अच्छा नहीं है, तो वो हो नहीं रहा था। वो डिफरेंस नज़र आया जब रोनाल्डो आया, जिस तरह से वो बॉल को रोक रहा था, जिस तरह से वो मिडफील्ड को और विंगर्स को गेम में लेके आ रहा था वन टच पासिंग से, और फिर वो भागता था। दो तीन अच्छे चांस भी मिले उससे। तो मुझे लगता है कि अनकरीब ये होने वाला है कि हमारा सांचो खेलेगा लेफ्ट विंग, रोनाल्डो आ जाएगा स्ट्राइकर और एंथनी खेलेगा राइट विंग। रोनाल्डो और मार्शियल खेलेंगे स्ट्राइकर और सांचो और रैशफोर्ड खेलेंगे लेफ्ट विंग। तो ठीक थी फॉरवर्ड लाइन। सांचो की परफॉर्मेंस भी ठीक थी, उसको एक चांस मिला, उसने गोल कर दिया। ब्रूनो ब्रूनो ने वही ब्रूनो वाली गेम खेली, गोल में वो इन्वॉल्व था। उसके अलावा काफ़ी दफ़ा उसने बॉल लेस्टर वालों को दे दी, पासिस इनकम्प्लीट पासिस थे, शॉर्ट पासिस थे कि वो प्लेयर तक पहुंच ही नहीं रहे थे। डायगनल बॉल्स बहुत ज़्यादा दे रहा था, लॉन्ग पासिस की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों। आपके पास मिडफील्ड में आखिरी टाइम पे तो कैसेमीरो भी आ गया था। तो जो वो एक कंट्रोल होना चाहिए बॉल पे वो नहीं था, जो एरिक्सन की गेम में नज़र आ रहा था। जिस तरह से वो उसने सारी गेम को कंट्रोल किया हुआ था, सारी टेम्पो गेम की वो डिक्टेट कर रहा था। तो ये चीज़ अगर ब्रूनो के गेम में आ गई कि उसको गेम की टेम्पो कंट्रोल करना आ जाए,
वो सारा टाइम, ये जो एक हॉलीवुड पास उसको बोलते हैं, मार्क गोल्डब्रिज ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, पता नहीं किसने दिया है पर मैंने उससे सुना है। तो वो ये हॉलीवुड पासेस ना ट्राई करे, सिंपल गेम खेले, अपनी गेम सिंपल करे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैकटोमिनी की एक अरसे बाद अच्छी गेम खेली उसने, पिछली गेम में भी ठीक खेला था लेकिन ये गेम की परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि वो नंबर 6 में नहीं फंसा हुआ था, वो ऊपर आके खेल रहा था, तो ये चीज़ अच्छी है उसकी। फिर डिफेंसिव लाइन के बारे में क्या बोलूँ, डियागो डेलो की शायद यूनाइटेड करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे नज़र में कल थी। पिछले तीनों मैचेस में वो बहुत अच्छा खेला है, लिवरपूल के ख़िलाफ़ भी वो अच्छा खेला था, आज भी, कल भी वो अच्छा खेला, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, गोल में वो इन्वॉल्व था, जिस स्पीड से उसने पास किया ब्रूनो को, सारी मिडफील्ड बाईपास कर दी लेस्टर सिटी की। दूसरी, हर जगह पे था वो, डिफेंडिंग उसने अच्छी की, अटैकिंग उसने अच्छी की, लिंकअप प्ले उसका अच्छा था, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी डियागो डेलो की। एक जगह पे उसने गोल किक जीता तो जिस तरह से सेलिब्रेट किया जैसे कि किसी अटैकिंग प्लेयर ने गोल कर दिया, ओलिसांड्रो मार्टिनेज उसके पास आया, वरान उसके पास आया, मैकटोमिने इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा था, तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी डिफेंसिव लाइन क्लीन शीट रखने के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि पिछले सीज़न और उससे पिछले सीज़न भी, एक 3-4 साल से हमारे साथ, जब से मोरिनियो गया हमारे पास साथ ये मसला बनता रहा कि हमने क्लीन शीट्स रखना छोड़ दिए। या तो हम 2-1 से जीत रहे थे या हम लोग 1-0 2-0 से हार रहे थे, पहला गोल हम लोग कंसीड कर रहे थे हर मैच में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डिफेंस जो है वो कोशिश कर रही है, वो जान डाल रही है कि क्लीन शीट रखी जाए। डेगाया जो था उसने, उसको पूरे गेम में कुछ ख़ास करने को नहीं मिला। फिर हमारे जो मेन सेंटर बैक्स थे, वरान और मार्टिनेज, दोनों रॉक सॉलिड थे, दोनों को अपना रोल पता था, ग्राउंड पे भी अच्छे थे, हवा में भी अच्छा खेल रहे थे। फिर लेफ्ट बैक मलासिया, वो भी एनर्जी की गुड़िया है, वो उसको क्या बोलने, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, थकता ही नहीं है, ओवरलैप करता है, अंदर की तरफ आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये गेम। ये कंटिन्यू करे, लूक शॉ का वापस आना टीम में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लूक शॉ की सबसे बड़ी, उसका मसला ये है सबसे बड़ा कि वो गेम में एनर्जी नहीं लेके आता। यूनाइटेड के आपने मैचेस देखे होंगे ना, गेम स्लो चलती है, स्लो चलती है, अभी कल एक स्लो गेम थी लेकिन आप प्लेयर्स को देख रहे थे कि वो अपना 100% दे रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, जान लगा रहे थे, भाग रहे थे, ग्राउंड कवर कर रहे थे। हाँ, रैशफोर्ड ने कुछ जगह पे ये किया कि वो प्रेस करता था गोलकीपर को, तो वापस आने में बड़ा वो वॉक करते हुए और जॉगिंग करते हुए आ रहा होता था। तो ये चीज़ विद टाइम, जितना अभी तक 5 मैचेस में नज़र आया है, जिस जिस लेवल पे यूनाइटेड ने इम्प्रूव किया है, तो ये एरिक टेन हाग को ये चीज़ एड्रेस करनी होगी कि रैशफोर्ड, सबसे पहली बात, वो स्ट्राइकर नहीं है, वो एक बहुत अच्छा लेफ़्ट विंगर है, उसको लेफ़्ट विंग खिलाओ। स्ट्राइकर में उसने एक काम करना है, वो भागना होता है स्पेस में। अब जब टीम इतने पीछे, उन्होंने, लेस्टर और यूनाइटेड का कल मसला ये था कि दोनों, उनकी बैक लाइन जो थी काफ़ी डीप थी, मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस था। अब अगर यूनाइटेड अपनी बैक लाइन डीप नहीं करता, वो ऊपर आके खेलता है और छोटी टीम्स वो डिफेंड कर रही हैं, तो रैशफोर्ड को वो स्पेस नहीं मिलता पीछे भागने का। तो जो एक चीज़ में आप अच्छे हो, जो आपकी पेस है, आप स्पेस में भाग सकते हो, उन्होंने अपनी लाइन पीछे रख के आपकी वो एक चीज़ ख़त्म कर दी। लेफ़्ट विंग पे खेलो, मलासिया ओवरलैप करे, अपना रोनाल्डो जो है वो
बॉक्स के अंदर खेल रहा हो, आप क्रॉस करो बॉल को, वो चीज़ लानी चाहिए। मुझे अभी भी ये लगता है कि एंथनी को इतने महंगा साइन करने का मेन मकसद ये था, कोडी गैकबो के पीछे हम नहीं गए, वो शायद इस वजह से कि कोडी गैकबो जो है वो एक लेफ़्ट विंगर है और हमारे पास सारे ही लेफ़्ट विंगर हैं। रैशफोर्ड लेफ्ट विंगर, मार्शियल लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, सांचो लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, राइट विंग पे भी खेल सकता है, लेकिन यूनाइटेड के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस बेहतर लेफ्ट विंग से आई हैं। कल भी उसने लेफ्ट विंग से ही गोल किया है। एंथनी को साइन करने का मेन मकसद जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये था कि एंथनी राइट विंग से खेलेगा, सांचो लेफ्ट विंग से खेलेगा और मार्शियल या रोनाल्डो में से कोई एक स्ट्राइकर खेलेगा। लेकिन कल जब मैं मैच देख रहा था तो मैं साथ में मार्क गोल्डब्रिज जो कवर करता है मैच को लाइव, मैं वो भी सुन रहा था। तो उसने एक बात कही कि उसने कहीं से ये बात सुनी है, क्योंकि उसके लिंक्स हैं कहीं ना कहीं, वो यूनाइटेड के मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी लोगों को जानता है जो उसको न्यूज़ देते रहते हैं। तो उसने कहा कि एरिक टेन हाग को लाते हुए सबसे मेन डिस्कशन एक जो हुई थी वो रैशफोर्ड पे हुई थी कि यूनाइटेड बोर्ड चाह रही थी कि ये प्लेयर जो है इसको आपने वापस उस लेवल पे लेके आना है जिस पे ये पहले खेल रहा था। और एरिक टेन हाग ने भी यही कहा है कि हाँ मुझे ये प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसके साथ काम करूँगा। अब इसमें कोई डील ये हुई है कि आपने उसको स्ट्राइकर खिलाना है, या रैशफोर्ड ने कहा है कि मुझे स्ट्राइकर खेलना है, क्योंकि रैशफोर्ड पीएसजी के साथ उसका एक कनेक्शन बन रहा है। एम्बापे की रिप्लेसमेंट शायद पीएसजी रैशफोर्ड को देख रहे हैं। अब रैशफोर्ड खुद को एज अ स्ट्राइकर देखता है या एज अ लेफ्ट विंगर, ये तो उसी को पता है। लेकिन वो एक अगर स्ट्राइकर बन भी जाए तो एक कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं होगा, जैसे कि इस टाइम रोनाल्डो है, जैसे कि कवानी था। हॉलैंड को आप देख रहे हैं, मतलब 5 मैचेस में 9 गोल कर दिए हैं, 2 हैट्रिक उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि वो एक ऑल एंड ऑल स्ट्राइकर है। रशवुड को चाहिए कि वो लेफ्ट विंग पे खेले, उसकी गेम बड़ी सिंपल हो जाएगी। एंथनी राइट विंग से खेले, रशफोर्ड और सांचो लेफ्ट विंग पे खेलें। और मिसाल अगर सांचो गेम स्टार्ट कर रहा है और आप उसको लाना चाह रहे हो, रैशफोर्ड को लाना चाह रहे हो, तो आप सिंपली सांचो को राइट विंग पे शिफ्ट करके एंथनी को सब्सटीट्यूट कर दो, रैशफोर्ड ले आओ। आप सिंपली सांचो को सब्सटीट्यूट करके रैशफोर्ड को ले आओ, तो गेम सिंपल हो जाएगी। अब 1-0 हम 2 मैच जीते हैं, उससे पहले का मैच हम जीते 2-1 लिवरपूल के खिलाफ, एक गोल से हम मैच जीत रहे हैं। एरिक टेन हाग को ये चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि प्रीमियर लीग में ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको जो एरिक टेन हाग की अपनी एक गेम है जो आयक्स में सारी जितना टाइम वो 4-5 साल था उसने खेली है, 65-70% पोजेशन होती थी इनके पास पर मैच, 10 to 12 इनके शॉट्स ऑन टारगेट होते थे, डोमिनेट करते थे गेम को। अभी तक यूनाइटेड में प्री सीजन में ये चीज़ थी, लेकिन प्रीमियर लीग में ये चीज़ नहीं ला पाए लोग। आप देख रहे हो कल लेस्टर सिटी की पोजेशन हमसे ज़्यादा थी, आई थिंक 54-46 था या 55-45 था, कुछ ऐसा था, लेकिन उनकी पोजेशन ज़्यादा थी। बाकी स्टैट्स भी तकरीबन सेम ही थे, हमारे पासेस थोड़े ज़्यादा थे उनसे। तो ये चेंज करना पड़ेगा। 1-0 एक क्वालिटी मोमेंट पे पूरी गेम को रखना ये नहीं चल सकता। ये गलती ओले ने भी की थी कि वो प्लेयर्स की एक मोमेंट की ब्रिलियंस पे डिपेंड करता था, उस तरह से गेम्स नहीं चलेंगी यहाँ पे। अगर आप पहला गोल, अभी तक हमारे लिए आसानी ये हुई है तीनों मैचेस में कि पहले हमने स्कोर किया है। अगर आप पहले कंसीड करते हो तो फिर क्या होगा, फिर आप एक मोमेंट पे नहीं डिपेंड कर सकते, फिर तो आपको 2 गोल करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा गेम को डोमिनेट करना शुरू करना चाहिए इनको। मुझे लगता है कि अगले मैच में आर्सेनल के ख़िलाफ़, कल काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि कैसेमीरो को क्यों नहीं खिलाया, रोनाल्डो को क्यों नहीं खिलाया। कैसेमीरो
कुछ ही मिनट खेला है अभी तक प्रीमियर लीग में, और कल भी उसने वो 60 मिनट्स के बाद ही आया था। जितना मुझे आइडिया हो रहा था वो ये था कि एरिक टेन हाग रोनाल्डो और कैसेमीरो को स्टार्ट करवाना चाह रहा है आर्सेनल के ख़िलाफ़, तो इस वजह से उसने दोनों को यहाँ स्टार्ट नहीं करवाया। तो जो लाइनअप मुझे लग रही है आर्सेनल के ख़िलाफ़ वो होगी सांचो, नहीं, रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे, फिर अपना रोनाल्डो एज अ स्ट्राइकर और राइट विंग पे सांचो, एंथनी होगा बेंच पे। मिडफील्ड में हमारे पास होंगे ब्रूनो, फ्रेड या एरिक्सन, और कैसेमीरो नंबर 6 पे खेलेगा, और डिफेंसिव लाइन हमारी सेम रहेगी। ये मुझे ये लग रहा है, इस वजह से उसने इन दोनों को नहीं खिलाया, क्योंकि वो उनको स्टार्ट, क्योंकि 2 ही दिन है, कल मैच हुआ है, आज जुम्मा, फिर हफ्ता और संडे को मैच है। तो रोनाल्डो को शायद वो इतनी जल्दी जल्दी 2 मैच स्टार्ट करवाना नहीं चाह रहा था, कैसेमीरो को शायद वो इतने कम पीरियड में, प्रीमियर लीग की गेम फिज़िकलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कल भी उसने कहा कि दोनों जितना फिट होते रहेंगे उतना ज़्यादा उनको चांसेस मिलते रहेंगे। तो जो लेवल ऑफ फिटनेस इस टाइम एरिक टेन हाग डिमांड कर रहा है वो नहीं है, वो उसने साफ बता दिया। तो इम्प्रूव करेगा यहाँ से यूनाइटेड। अब इनको चाहिए कि 3 मैच ये जीत चुके हैं, अगला मैच आर्सेनल के ख़िलाफ़ है। अगर आर्सेनल को हम हरा देते हैं, और इस टीम में ये कैपेबिलिटी है, 3 मैचेस में हमने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है और हमने गेम्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया है। 2 मैचेस में तो मुझे तो कोई वो नहीं हो रहा था। अब यूनाइटेड के मैचेस देखते थे, पहले 1-0 से अगर हम जीत रहे होते थे तो सिक्योर फील नहीं करते थे। अब इस डिफेंसिव लाइन के साथ हम लोग सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वो किसी को आस पास भी नहीं भटकते नहीं देते गोल के। डेगाया कुछ करता ही नहीं है। पहले हाफ में अगर वो बिस्तर बिछा के सो भी जाता तो कोई टेंशन नहीं होती। एक अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन वो भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, आरवी बार्न्स वाला। तो अब इनको चाहिए कि ये गेम्स को डोमिनेट करना शुरू करें, और अगर ये आर्सेनल के ख़िलाफ़ गेम को डोमिनेट कर लेते हैं और आर्सेनल को हम हरा देते हैं, आर्सेनल तो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि वो लीग जीत चुके हैं, मैनचेस्टर सिटी को शायद भूल ही गए। आर्सेनल को गेम हराओ, टॉप 4 में आओ। पहले 2 मैचेस हारने के बाद हमारे टॉप 4 चांसेस बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जिस तरह से लिवरपूल परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से चेल्सी परफॉर्म कर रही है, स्पर्स भी उतना स्टेबल नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास अभी भी चांस है, बड़ा अच्छा चांस है। 5वें नंबर पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ से हमें चाहिए कि हम पुश करें, कम से कम ये एक वो रखें कि यार अगले 10 मैचेस में हमने हारना नहीं है। आप अगले 10 मैचेस में 7 से 8 मैचेस जीत जाओ, 8 मैचेस भी जीत जाओ, एक आध ड्रॉ करके एक आध हार जाओ तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मेन वो ये है कि अगर हम अपने पहले 15 मैचेस में से एक मैच और हार के बाकी जीत जाते हैं, या मेजॉरिटी जीत के एक आध और ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारी टॉप 4 बड़ी सिक्योर हो जाएगी। अब यहाँ से जीतने के लिए खेलना चाहिए, डोमिनेट करने के लिए खेलना चाहिए। टीम एक अच्छी टीम बन गई है, बैलेंस टीम बन गई है। यूनाइटेड की टीम में इस तरह का बैलेंस एक अरसे बाद नज़र आया है। एक प्रॉपर राइट विंगर है, प्रॉपर स्ट्राइकर्स मौजूद हैं, प्रॉपर लेफ्ट विंगर्स मौजूद हैं, अच्छी मिडफील्ड मौजूद है जिसमें अटैकिंग मिडफील्डर भी है, जिसमें डिफेंसिव नंबर 6 जो होता है, जो जिसका काम ये होता है कि वो सिंपल गेम खेले, बैक 4 को प्रोटेक्ट करे और अटैक के दौरान बैक 4 और आपके फॉरवर्ड लाइन को कनेक्ट करे। कैसेमीरो में सारी कल जिस तरह की उसकी 1 टच पासिंग थी, सब कैसेमीरो पे सब ये बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयर है, नंबर 6 है, बॉल विनिंग मिडफील्डर है। उसकी पासिंग रेंज सब भूल ही जाते हैं, ब्राज़ीलियन है वो जो एक उनमें सांबा वाला वो होता है ना, वो रेगुस में भी मौजूद है। 1 टच पासिस जिस तरह से वो एकदम से डिफेंस को अटैक में बदल देता था, आते साथ पहले 2 पासेस ही उसके, वो मैकटोमिने और फ्रेड ये चीज़ नहीं कर सकते।
तो उसको गेम का पता था। आप देख रहे थे बॉल आई ड्राइव कर रहा था, उसने एक दफ़ा ऊपर देखा, राइट विंगर निकल रहे और उसने पास किया उसको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बैलेंस टीम है, अच्छी डिफेंस मौजूद है, अच्छा मिडफील्ड मौजूद है। इंजरीज से ख़ुद को बचाएं इस टाइम। इंजरीज यहाँ पे इस टीम को ख़राब करेंगी। मार्शल आप देख ही रहे हो, प्री सीज़न में अच्छी फॉर्म दिखाई, फिर वो 2 मैचेस के लिए इंजर्ड हुआ, फिर लिवरपूल के ख़िलाफ़ वापस आया, सेकंड हाफ में अच्छा परफॉर्म किया, असिस्ट किया रैशफोर्ड के गोल को, और वो दोबारा इंजर्ड हो गया। तो अब यहाँ से चाहिए कि इंजरीज़ को कंट्रोल करें। जितना आप इंजरीज़ को कंट्रोल करोगे, प्लेयर खेलेगा, रिदम में आएगा, टीम का सारा उसको मेंटालिटी बाकी प्लेयर्स की समझ आएगी, उतना ये टीम, अभी तक ये टीम अपने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही। अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, वो टैक्टिक्स ठीक से नहीं बैठे। आप देख रहे हो कि वो एक मैच एक टीम जीती तो वो चेंज नहीं करना चाह रहा, वही मैच टीम को उसने 3, हालांकि एंथनी लंगा की जगह नहीं बन रही थी टीम में, कल भी उसने जैसे परफॉर्म किया, लेकिन वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं ख़राब करना चाह रहा। लेकिन आर्सेनल के ख़िलाफ़ ये विनिंग कॉम्बिनेशन ख़राब करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम आर्सेनल के ख़िलाफ़ शायद ना जीते। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कल का मैच कैसे लगा। मैन ऑफ द मैच कल एरिक्सन था। टेम्पो उसने कंट्रोल किया, मैं सब मानता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में कल मैन ऑफ द मैच जो था वो डियागो डालो था। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बस वो अपने येलो कार्ड्स पे कंट्रोल कर ले। फाउल्स बहुत ज़्यादा करता है, ये चीज़ कंट्रोल कर ले। बहुत अच्छा राइट बैक है। अभी जो मोरिनियो ने कहा था ना कि हमने यूरोप में इस एज ग्रुप का सबसे अच्छा राइट बैक साइन किया है, तब तो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब वो चीज़ नज़र आ रही है। डिफेंड कर रहा है, जान डाल रहा है, अटैक कर रहा है, मतलब वो एक भूख नज़र आ रही है कि यार उसने जीतना है, उसने परफॉर्म करना है, उसने प्रूफ करना है। तो ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। तो मेरी नज़र में कल मैन ऑफ द मैच जो था वो डियागो था। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग के लिए मैन ऑफ द मैच कौन था। अगले मैच का भी बताएं कि क्या लगता है कौन जीतेगा, स्टार्टिंग लाइनअप में कौन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।